हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ादा एंड वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री समरी सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने जाना था कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या है और हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए या फिर इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री पढ़ने की। और हमने जाना था कि रिवर नर्मदा के पास जो लोग रहते थे वो अर्लीस्ट पीपुल थे, जिन्हें हंटर्स और गिदरस कहा जाता था। और हमने जाना था कि सलमान और किरथर पहाड़ी के पास 8000 साल पहले मर्द और औरत दोनों ने कल्टीवेशन शुरू किया था और सबसे पहले डोमेस्टिकेशन भी शुरू की थी, जिसमें सबसे पहला जानवर था शिप, गॉट और कैटल्स। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 4700 साल पहले सबसे पहली सिटी फ्लोरिश्ड हुई। उसके बाद हमने रिवर गंगा के बारे में जाना कि 2500 साल पहले वहाँ पर दूसरी सिटी डेवलप हुई। बाद में वहाँ पर मगध डायनेस्टी आई, जो कि अभी के टाइम में बिहार में है। और ये जाना था कि लोग क्यों सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो माउंटेन हो, रिवर हो, डेजर्ट हो या फिर कंट्रीज़ हो। तो आज हम कवर करेंगे पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इंडिया और भारत नाम कहाँ से लिया गया है? तो जो इंडिया की अगर बात करें तो वो रिवर इंडस से लिया गया है, या फिर ये कह लें कि सिंधु, जो कि संस्कृत शब्द है, वहाँ से लिया गया है। अब जो ईरानियंस या ग्रीक्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, तो वो लोग इंडस को हिंदोस कहकर पुकारते थे। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर आई को एच से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो इसी तरह सब्सिक्वेंटली जो भी देश इंडस रिवर के ईस्ट साइड में है, उसे इंडिया नाम से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। और भारत सब का अगर कहे तो ये एक ट्राइब था अर्लीस्ट। और अगर भारत शब्द की बात करें तो अर्ली टाइम में नॉर्थ वेस्ट में एक भारत नाम का ट्राइब रहा करता था, जो कि जिसका जिक्र ऋग्वेदा में भी किया गया है, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट है। तो वहाँ से वो भारत शब्द जाना जाने लगा। तो आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है सोर्स ऑफ द पास्ट की। तो हिंदुस्तान के पास प्राचीन काल से ही, एंशिएंट टाइम से ही एक शानदार अतीत रहा है, जिसमें सबसे पहला सिविलाइजेशन, सबसे अच्छा लैंग्वेज जो कि संस्कृत लैंग्वेज, और एपिक्स जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स जो कि हाथ के लिखे हुए एविडेंस हैं। और ये सब साबित करता है कि हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, वो कितना ही शानदार और कितना ही उज्जवल अतीत रहा है। और सोर्सेस की बात करें तो हम लोग इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिटिन, इसमें आप देख सकते हैं मनुस्मृति की एक झलक। और दूसरा है आर्कोलॉजिकल, जिसमें आ जाएंगे पिलर्स या फिर साइट्स या कोइंस या फिर जो भी मोनूमेंट्स हमें मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें रिटन सोर्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है मनुस्क्रिप्ट। तो जो भी किताबें हाथ से लिखी जाती थी, इन्हें मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था। तो ये लिखी किस चीज़ पे जाती थी? पाम लीफ पर। और क्या, जो बार्क, जो कि दरख्त के छाले से बनता है बार्क, उस पर लिखी जाती थी। और ये कहाँ पाया जाता था? ये हिमालयन रीजन में पाया जाता था। अच्छा, अब तब से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ इंसेक्ट्स खा लिए, और जो भी सर्वाइव कर गया है उन्हें प्रिजर्व कर दिया गया है टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में। तो अब सवाल उठता है कि मनुस्क्रिप्ट से आखिर हमें पता क्या चलता है? तो मनुस्क्रिप्ट से हमें पता क्या चलता है? सबसे पहले तो रिलीजियस के बारे में पता चलता है कि उस टाइम में कौन से रिलीजियस या फिर जिस रिलीजियस को वो लोग मानते थे वो किस सिद्धांत पे काम करता है। और क्या, मेडिसिन्स के बारे में पता चलता है, साइंस के बारे में पता चलता है, और केस के बारे में पता चलता है, और ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और उसके अलावा क्या, उसमें एपिक्स, पोयम और प्लेस भी मिलेंगे। और क्या, अच्छा, संस्कृत के में तो वो लिखा जाएगा ही, लेकिन उसके अलावा भी प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में इसे लिखा जाता था। प्राकृत लैंग्वेज उस टाइम के ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, मतलब के आम पीपल जो कि आम से ज़िंदगी गुजारते थे।
तो रिटन सोर्स की बात करें और तो उसमें आ जाता है इंस्क्रिप्शन, मतलब कि शिलालेख। तो ये शिलालेख क्या होता था, जो भी राजाओं के द्वारा ऑर्डर जारी किया जाता था वो अक्सर हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, मतलब कि कठोर सतहों पर। जैसे कि आप देख सकते हैं गोपिका केव इंस्क्रिप्शन, जिसको नागार्जुनी हिल्स केव इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, प्रयागराज इंस्क्रिप्शन जो कि अशोक पिलर पे लिखा गया है, अशोका का माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, और क्या देखिए सहगौरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन में राजाओं क्या करते थे, अपने ऑर्डर्स को लिखते थे, अपने पॉलिसीज़ को लिखते थे, और जो भी लोगों के द्वारा, चाहे वो मर्द हो या औरत, उस या फिर राजा हो या रानी, उनकी आम जिंदगी के बारे में भी लिखा जाता था। अच्छा, और एक ख़ास बात यह है कि जो भी अननोन रिटन लैंग्वेज की अध्ययन करता है उसे डेसिफरमेंट कहते हैं। तो ये हमारे रिटन सोर्स थे। तो बात करें अगर अनरिटन सोर्स की, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो जो भी रिमेन्स ऑफ मटेरियल्स या सामग्री के अवशेष पाए गए हैं, या फिर पुराने ज़माने के लोगों के जरिए जो भी ये अवशेष इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें ही आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। अच्छा, ये सोर्सेस क्या थे या फिर ये अवशेष क्या थे? तो ये पोट्री हुआ करते थे, जैसे कि रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री, जो कि कैलकुलेटिक एज में यूज़ किया जाता था, पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ किया जाता था। टूल्स देख सकते हैं कि वो लोग फार्मिंग के लिए या फिर हंटिंग के लिए किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स देख सकते हैं कि वो लोग क्या पहनते थे, और बिल्डिंग्स जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखे होंगे ढेरों साइड मिले हैं। स्कल्पचर जो मिले हैं, जो कि मोहनजोदाड़ो में बियर्डेड मैन या फिर डांसिंग गर्ल, जिसको देवदसी कहा जाता है। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स है आर्कोलॉजिकल सोर्स के। अच्छा, जो भी हिस्टोरियंस इसके अध्ययन करते हैं, जो भी ये अवशेष के अध्ययन करते हैं, उन्हें आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्कोलॉजिकल सोर्स हमें बताता है कि लोग अतीत में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। जैसे कि बोन्स से हमें क्या समझ में आता है कि वो लोग क्या खाना यूज़ करते थे, जैसे कि मछली का बोन्स हुआ या फिर हड्डी हुआ, या फिर किसी जानवर का हड्डी, जिससे पता चले कि वो सिप है या कैटल है। तो इस तरह से वो हमें पता चलता है कि वो लोग अतीत में क्या खाते थे। तो ये थे हमारे रिटन और अनरिटन सोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह हमने अपने बुक का टाइटल देखा था आवर पास्ट, तो ये कहना चाहता है कि अतीत में हर पीपुल एक जैसे नहीं थे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वो लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन में थे, जैसे कि कोई राजाओं था, कोई स्लेव था, तो कोई फार्मर्स था, और कोई मार्चेंट्स था। अब देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि राजा एक आलीशान ज़िंदगी अपना गुजारेगा, और जबकि फार्मर्स को बहुत ही कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ जाए तो उसका सामना करना पड़ता था। मार्चेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने व्यापार के लिए, और कुछ लोग इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हंटर्स और गैदरर्स बन जाते थे। वो जानवरों का शिकार और जंगलों से अपने ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। देखिए, आज के दौर में अंडमान और निकोबार में भी कुछ ऐसे कबीले हैं, ऐसे ट्राइब्स हैं, जैसे ओंग या फिर जवार, जो कि आज भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जानवरों को मारकर और जंगलात से अपना खाना जुगाड़ते हैं या अरेंज करते हैं। यही वजह है कि इतिहास में कोई एक अतीत नहीं होता था, बल्कि ढेरों अतीत होते थे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये डेट्स का क्या काम है। तो डेट्स का सबसे बड़ा काम ये है कि ये इतिहास को जानने में हमें मदद करता है, क्योंकि इससे जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इतिहास में जो भी हादसे हुए हैं या फिर जो भी मोन्यूमेंट्स मिले हैं, ये सब ईयर में मेज़र होते हैं, और ईयर को जानने के लिए एक हमें प्रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। तो हमने इसे ईसा मसीह के पैदाइश को माना। अब इससे पहले, उनके पैदाइश से पहले जो भी हादसे हुए या फिर जो भी इवेंट्स हुए, उनको हम BC में मेज़र करते हैं, डेट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। और इनके बाद के जो हादसे हुए उसे हम AD में मेज़र करते हैं, जिसका मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या? इन द एरा ऑफ द लॉर्ड। अच्छा, अब जैसे कि हम ये कह लें कि अगर 3000 साल पहले, 3000 साल पहले मतलब ईसा मसीह के 3000 साल पहले, और हम लोग की आज़ादी जैसे हुई 1947 में, तो ईसा मसीह के 1947 साल बाद हमें आज़ाद हुए। तो इस तरह हम डेट मेज़र करते हैं। अच्छा, आज के डेट को, मतलब कि ईसा मसीह के बाद के डेट को हम CE भी कहते हैं, डेट मीन्स करेंट एरा। अब इसमें एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट,
इससे पहले ऐसा नहीं होता है कि पहले 1 BC फिर 2 BC आया फिर 3 BC आया, ऐसा नहीं, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। डेट मीन्स 500 BC, फिर उसके बाद आया होगा 400 BC, उसके बाद आया होगा 300 BC, फिर 200 BC, फिर 100 BC, फिर 1 BC, फिर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उसके बाद आया होगा 180, 280, 380, उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में चला। तो इस तरह हम डेट को मेज़र करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के आखिर में कुछ बातें अराउंड द वर्ल्ड की बताई गई है, जिसमें हम एंशिएंट इजिप्ट के बारे में जानेंगे। तो वहाँ के पीपल एक तरह के पिक्चर राइटिंग का यूज़ करते थे, जिसे हम हिएरोग्लाइफिक मीन्स होली कर्विंग के नाम से जानते हैं। शुरुआत में हमें लग रहा था ये रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड को, सन को, वाटर को, लेकिन बाद में हमें पता चला ये एक लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेट मीन्स जैसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल में पढ़ते हैं ना, ABCD, इसी तरह ये सब अल्फ़ाबेट्स उस वहाँ के अल्फ़ाबेट्स डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, जो इजिप्शियंस थे ना, वो एक काइंड का पेपर यूज़ करते थे, पपायर्स जिसको कहा जाता था। ये पपायर्स कहाँ से आता था? ये रीड्स से बनाए जाते थे, जो कि नील रिवर के बेसिन एरिया में उगते थे। तो बहुत सारे पपायर्स आपस में चपक गए थे रूल के शक्ल में। तो जो बहुत पुराने इजिप्शियन रोल थे उन्हें प्रिजर्व कर दिया गया है। अच्छा, शुरुआत में तो ये बहुत जो अल्फ़ाबेट्स थे समझ में नहीं आते थे, डिसिफर नहीं करे गए थे, लेकिन धीरे धीरे एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन को समझा गया और इसे डिसिफर किया गया। तो क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग पास्ट से क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो अबाउट लाइफ्स ऑफ, किसकी लाइफ्स के बारे में जान सकते हैं कि हंटर्स और गैदरर्स किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। कोई वो मवेशी पालन करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, वो खुद के लैंड के ओनर थे, इसे रूलर भी कहलाते थे। अच्छा, ये लोग बिलीव रखते थे लाइफ आफ्टर डेथ। तो जाहिर सी बात है वो बिना रिचुअल्स के होगा नहीं, तो ये लोग प्रिस्ट भी उस टाइम में हुआ करता था। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि गेम बच्चों के द्वारा कौन सा गेम खेला जाता था। तो एक गेम बहुत ही फेमस है उस टाइम का, पलंग बुझाई, जिसे हम डाइस गेम भी कहते हैं। तो ये आप लोग पॉइंट याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं कि वो लोग किस तरह के घरों में रहते थे। तो जो कभी कभी एक स्टोरेज या 2 स्टोरेज भी हुआ करता था। वो ज़्यादातर उनकी ज़मीनें ठंड से या फिर मौसम से बचने के लिए वो लोग गुफाओं में या फिर ज़मीन खोद कर रहा करते थे। अच्छा, वो लोग किस टाइप के क्लोथ पहना करते थे? जाहिर सी बात है वो लोग जिस भी जानवर को हंट करेंगे उनके खाल को पहनते थे या फिर पत्तियों से अपने बदन को ढकते थे। अच्छा, वो लोग क्या खाते थे? तो उस टाइम में जो भी बोन्स हमें मिली हैं तो उनसे पता चलता है कि वो लोग चाहे फ़िश खाते थे, कैटल्स खाते थे, इस तरह के वो लोग खाना खाते थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वो लोग कहाँ पर रहा करते थे। देखिए, जाहिर सी बात है हर एक इंसान का नीडी ज़रूरत होता है पानी। तो वो लोग जहाँ भी रहेंगे वो आसपास में पानी होना ज़रूरी था। वो लोग खासकर रिवर के बैंक्स के पास रहते थे। जो हम लोग 3 के बारे में पढ़े हैं। पहला है नर्मदा, जो कि जहाँ पर स्किल गैदरर्स या फिर बोलेंगे हंटर्स और गैदरर्स रहा करते थे, जो कि अपनी ज़िंदगी रूट्स को कलेक्ट कर या फ्रूट्स को कलेक्ट कर या फिर शिकार कर अपना ज़िंदगी गुजारते थे। अच्छा, इंडस के पास हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर सबसे पहला सिटी फ्लोरिश हुआ। और क्या 4700 साल पहले यहाँ पर सबसे पहला कल्टीवेशन हुआ। और सबसे पहला कल्टीवेशन होने वाला जो फूड है वो है क्या? व्हीट और बार्ली, गेहूँ और जौ। और देखिए, गंगा रिवर और इसके ट्रिब्यूटरी के आसपास सबसे ये मगधा होगा, एक सबसे बड़ा एम्पायर या फिर एम्पायर बना। और यहीं पर 2500 साल पहले सेकेंड सिटी फ्लोरिश हुई। ये एक 16 महाजन पदार्थ में से सबसे बड़ा महाजन पदार्थ बना था। और अगर माइल्स में देखें तो पीपल ट्रैवल किया करते थे। ट्रैवल क्यों किया करते थे? हम लोगों ने देखा था कि उस फूड की तलाश में या फिर बेटर लिवलीहुड की तलाश में या फिर नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, चाहे सूखा हो या ड्रॉट हो या फिर फ्लड हो, उससे बचने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अच्छा, गारो हिल्स और विंध्यास हिल्स। देखिए, गारो हिल्स पड़ेगा हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में और विंध्यास हिल्स पड़ेगा सेंट्रल ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पर सबसे पहले राइस कल्टीवेशन हुआ। अगर सेंट्रल इंडिया का बात करें तो ये हो जाएगा विंध्यास, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा गारो हिल्स।
अच्छा, सलमान और कृथर पहाड़ी के पास हमने क्या देखा, ये हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4700 साल पहले आपने देखा था कि पहला वीट और बार्ली ग्रोन किया गया था मर्द और औरत दोनों के द्वारा। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंडिया शब्द आया है इंडस से। अच्छा, और इंडस से भी इंडिया कैसे बना? ईरानियन और ग्रीक्स जब हिंदुस्तान में या इसके सब कॉन्टिनेंट में आते थे तो वो इंडस को हिंदोस नाम से प्रोनाउंसिएट करते थे। तो इसी से वर्ड इंडिया आया। और भारत के बारे में क्या हमने जाना था कि हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो एक बहुत ही बड़ा ट्राइब रहा करता था जिसको भारता ट्राइब कहते थे, इसी से भारत ट्राइब आया है। अच्छा, ये जो ट्राइब है इसका मेंशन ऋग्वेदा में भी किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग ने पार्ट्स में क्या खोज की, तो हमें पता है कि हमने रिटन और अनरिटन सोर्सेस देखे थे। रिटन सोर्स में अगर हमने कहे तो ये एक इंस्क्रिप्शन आ जाएगा और एक मनुस्क्रिप्ट आ जाएगा। इंस्क्रिप्शन में भी अगर हम देखें तो ये जो भी राजाएं महाराजाओं के वार में जो विक्ट्री हुआ करता था तो उसके रिकॉर्ड्स रहा करते थे। अच्छा, और भी इसका यूज़ कैसे होता था, जो भी किंग्स के ऑर्डर हुआ करते थे लोगों तक पहुंचाने के लिए वो पिलर्स में वो एज ए इंस्क्रिप्शन छपवाया करते थे। अच्छा, और ये रिटन ये किस चीज़ पर लिखा जाता था? हार्ड सरफेस पर, लाइक मेटल्स और स्टोन्स। हमने देखा था उनका ये सहगौरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और अशोका का मेजर माइनर रॉक एडिट, ये सब हमने देखा था। तो वो तो सब इंस्क्रिप्शन था। अच्छा, जो लोग भी इसकी अध्ययन करते हैं इन्हें आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए मनुस्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। ये किस चीज़ से डील करता है? तो ये एपिक्स के बारे में बताता है, पोएम्स के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, और मेडिसिन्स या उस टाइम की जो भी टेक्नोलॉजी हो वो बताता है। अच्छा, और राजाओं महाराजाओं सिर्फ राजाओं महाराजाओं के लिए भी नहीं, आम लोगों की भी ज़िंदगी के बारे में ये बताता है। और वो जिस टाइम में थे उस टाइम में कौन सा रिलीजियस बिलीफ करते थे और किस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे वो हमें बताता है। अच्छा, मनुस्क्रिप्ट की अगर लैंग्वेज की बात करें तो हमने कहा था कि वो तो संस्कृत में तो पहले ही से ही था, बाद में इन्हें तमिल और प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा जाने लगा। अच्छा, प्राकृत लैंग्वेज क्या है? ये ऑर्डिनरी पीपल, उस टाइम के जो लोकल पीपल थे वो लोग इस भाषा को यूज़ करते थे। अच्छा, ये जो मनुस्क्रिप्ट है ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है मीनिंग, इसका मतलब होता है क्या? हाथ से लिखा हुआ। चलिए देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इतिहास में कोई एक अतीत नहीं बल्कि ढेरों अतीत हैं, क्योंकि वो लोग डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग्स करते थे। वो लोग, उन लोगों का ऑक्यूपेशन डिफरेंट था। कोई फार्मर्स था तो कोई किंग था। जाहिर बात है जो किंग और क्वीन की जो लिविंग स्टाइल होगी वो लग्जरियस होगी, जबकि फार्मर्स को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता था। मर्चेंट्स और क्राफ्टमैन को अलग ही ज़िंदगी गुजारते थे क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हमेशा आना जाना करना पड़ता था। तो ये लोग डिफरेंट कस्टम्स डिफरेंट प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास में एक अतीत नहीं जबकि बल्कि ढेरों अतीत हैं। चलिए जानते हैं कि डेट्स का क्या काम था। हम लोगों ने जाना था कि डेट्स का क्या काम है। तो डेट्स को जानने के लिए हमने एक प्रेफरल पॉइंट देखा था जिसको हम बर्थ ऑफ जीसस या बर्थ ऑफ क्रिस्ट को मानते हैं। उससे पहले के जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम BC कहते हैं, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद इनके बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको AD कहते हैं, मतलब एनो डोमिनी। इनका मतलब क्या हुआ? इन द एरा ऑफ द लॉर्ड। तो ये हमने जो भी पढ़ा ये हमने एक माइंड मैप के थ्रू व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर कोई क्वारी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।